सो नाउ पैसा लो डिजिटल लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर ना 61 रुपये 50 पैसे का स्टॉक आ चुका है और यहाँ पर आपका बोनस हुआ है और बोनस से पहले आपको जो है 40% का डिस्काउंट देखने को मिला है। ऐसे में ये स्टॉक क्या मेरे लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो अभी एक शेयर आपको देखने को मिला है बोनस में और आपके अकाउंट में जल्द से जल्द आ जाएंगे। एक रिकॉर्ड डेट होगी उस हिसाब से आ जाएगी, हालांकि मैंने अभी रिकॉर्ड डेट देखी नहीं है, बट आपके अकाउंट में आ जाएगा बोनस का शेयर। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मल्टी बैगर की जहां तक बात करें ना, ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। मैं 2009 से यहाँ पर जो है ना आप देखिएगा इसमें लिस्टिंग हुई थी इस स्टॉक की 2009 में और ये 10 रुपए के अराउंड यहाँ पर जो है ना स्टॉक लिस्ट हुआ था। वहां से अगर आप देखेंगे तो टॉप जो है वो 100 रुपए का है। आफ्टर बोनस एडजस्टमेंट जो प्राइसेस आपके सामने दिख रहे हैं 10 गुना तो हो गया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं 2009 से कितने ही लोग इसको होल्ड कर रहे होंगे। सिंपल सी बात ये है, कोई नहीं, ज़्यादातर कोई होल्ड नहीं कर रहा होगा 2009 से। लेकिन हाँ, अगर इक्का दुक्का लोगों ने किया है उसका 10 गुना पैसा यहाँ पर जो है बन चुका है इस स्टॉक से। लेकिन अभी थोड़ा सा फिजल आउट है, बट इतना पैसा बना लिया। बट अभी अगर आप देखें तो क्या यहाँ से मल्टी बैगर बन सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहूँगा, उससे आपको समझ जाना है कि ये NBFCs को बस हमें चुनकर रखना है। बाकी ये सारे के सारे स्टॉक्स ना मल्टी बैगर बनने वाले हैं, चाहे पैसा लो डिजिटल हो चाहे कोई भी हो। ये सभी लंबे नज़रिए में आप देखिएगा ये बहुत पैसा बनाकर देने वाले हैं। आप देखेंगे आपके 10 साल बाद जो इन्वेस्टर आएगा वो ये कहेगा कि 10 साल पहले मैंने निवेश क्यों नहीं किया था। वो ये सोचेगा, उसको प्राइसेस जो है वो उस वक्त हाई लग रहे होंगे। ये बात समझो आप। तो अभी देखिए NBFCs ना बहुत सारे लिस्टेड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मल्टी बैगर कैसे बन सकते हैं। देखिए बात करिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, हम एक डेवलपिंग नेशन है और हम अभी ना बिजनेसेस के हिसाब से ना हम कोसों दूर हैं बाकी नेशंस के हिसाब से जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं। ठीक है, आप जर्मनी का देख लीजिए, आप चाहे आप आगे बढ़कर और थोड़ा चले जाइए US का देख लो या UK का देख लीजिए। भले ही उनके वो इकोनॉमी दिक्कत दे रही हो UK की, लेकिन एक्चुअल में वो एक डेवलप्ड नेशन रह चुका है। तो उस हिसाब से आप देखिए हम डेवलपिंग है। ठीक है, हम जो दूर तक नहीं जा रहे हैं। हम अगर जापान को देख लेते हैं, हम चाइना को देख लेते हैं, भाई हम शुरुआत कर रहे हैं। हमें कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे स्मॉल रिटेलर क्यों ना हो, चाहे मीडियम रिटेलर क्यों ना हो, चाहे लार्ज बिजनेस क्यों ना खड़ा करना हो, भाई साहब लोन की तो नीड है ही। आप देखिएगा इंडिया के अंदर लोन का कारोबार 10 सालों तक यहाँ पर जो है ना एक बहुत हैवी रहने वाला है। हर एक को नीड है लोन की, इस बात को आप समझो। शॉर्ट टर्म में रेट्स यहाँ पर कट हो रहे हैं, रेट्स बढ़ रहे हैं, ये सब चलता रहेगा, बट लंबे नजरिए में आप देखेंगे तो ये सभी जो फाइनेंस के स्टॉक है ना, ये सब आपको कुछ ना कुछ देने वाले हैं। ये रियलिटी है, फैक्ट है ये। तो ये बात आप समझिए, इंडिया के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी है, बहुत आगे तक जाना है, उसके अंदर उसके लिए सबको पैसे की जरूरत है, लोन चाहिए ही चाहिए है। ऐसे में ये सभी NBFCs, ये बैंकिंग, क्योंकि बैंक हमें आसानी से लोन देती नहीं है, NBFC जो है वो आसानी से लोन दे देती है। सो दैट भले इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़े, बट एटलीस्ट जिसे ज़रूरत है वो लोन ले ही लेता है NBFC से। सिंपल सी बात है, ये आप बात समझिए। सो दैट इस स्टोरी के हिसाब से आप देखो ना, तो चाहे पैसा लो डिजिटल हो या फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो, ये सब यहाँ पर जो है ना बेहतर रहने वाले। गोल्ड को भी पीछे मत छोड़िएगा, गोल्ड फाइनेंस वाली जो कंपनी है उनको भी पीछे नहीं छोड़ना। इस हिसाब से सोचिए कि मुझे 1-2 महीने के लिए नहीं देखना है, हमें देखना है एक लंबे नजरिए से। और ये सब आपके साथ सामने ही होगा। ये सारी चीजें आप देखेंगे कि NBFC के अंदर कंसोलिडेशन भी होगा। ये एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज भी हो रही होंगी एक टाइम पर, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर जो है ना वो मार्जिन भी बढ़ेंगे। बट अगर आप देखेंगे ये एक टाइम आएगा कंसोलिडेट भी होंगी। बैंक के मर्ज होते हुए देखेंगे, वैसे ही NBFC अब मर्ज होते हुए देखेंगे एक टाइम पर, वो भी होगा और वो हमारे सामने ही होगा। यहाँ पर अगर आप देखें पैसा लो डिजिटल का जो मार्केट कैप है वो अभी 5,531 करोड़ है, जबकि आपको इसी मार्केट कैप से कम वाली कंपनियां भी मिल जाएंगी और इसी मार्केट कैप से ज़्यादा वाली NBFCs भी आपके सामने मिल जाएंगी। क्वालिटी का फर्क है, कौन कितना बेहतर कर रहा है NBFC में। और देखिए अभी 2024 मार्च तक के रिजल्ट नहीं, मतलब एक साल के रिजल्ट नहीं, ये 2023 मार्च के ही रिजल्ट हैं। आप देखो पैसा लो डिजिटल ना इस साल नेट सेल कर रहा है कुछ 750 करोड़ के अराउंड की, 750 करोड़ के अराउंड का यहाँ पर जो है नेट सेल है और प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 200 करोड़ के आसपास या थोड़ा सा इधर उधर होगा, पर 200 करोड़ के एबव और 300 करोड़ के बीच में यहाँ पर जो है ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है।
ये प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे बेहतर कर रहे हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ये और भी ज़्यादा बेहतर है, बट वही है मार्केट किसको क्या वैल्यू दे रहा है ये एक अलग बात रहती है। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को अभी वो वैल्यूएशन मिल नहीं रही है, बट अगर आप देखेंगे तो 1741 करोड़ की यहाँ पर जो है नेट सेल करके दिखाई 2023 मार्च में, और इनकी भी लगातार नेट सेल बढ़ी ही है। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इस साल ना इंक्रीज हुई है पैसा लो डिजिटल की। आप 3 क्वार्टर के नंबर्स देख लीजिए, उस हिसाब से तो ये 150 करोड़ के अराउंड तो ये प्रॉफिट अभी कर चुके हैं। एक क्वार्टर और रह गया है Q4 का, वो आएगा, वो बेहतर निकल गया तो यहाँ पर जो है 210 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी ले आएंगे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, लेकिन कई मायने में ना मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर चुनना पड़ेगा पोर्टफोलियो में। देखिए सब बढ़ेंगे आगे, बट कौन महंगा होगा, कौन कितना सस्ता होगा, ये चीज़ भी आगे देखनी पड़ेगी। और क्यों सस्ता है और वो क्यों महंगा है ये भी देखना ज़रूरी है। पैसा लो डिजिटल अभी अगर ना आप देखेंगे वैल्यूएशन काफ़ी मायने में महंगी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर आप देखें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ये प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतर है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतर है, बट ये बहुत ही लो वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है। इवन पैसा लो डिजिटल से भी यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का जो है ना वो कम है। और आप देखिए पी रेशियो 33.93 का पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा चल रहा है। 25 के अराउंड इसका इंडस्ट्री पी है, यानी कि एनबीएफसीज का 25 के अराउंड यहाँ पर इंडस्ट्री पी है। पैसा लो डिजिटल 33.93 के पी पर काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पी से ही हम सब कुछ पता नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखनी पड़ेगी, पैग रेशियो भी देखना पड़ेगा, पीईजी वो आप देखेंगे तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का यहाँ पर जो है पी रेशियो बेहतरीन है। 9.64 का यहाँ पर जो है पी रेशियो देखने को मिल रहा है, बढ़िया है। बट ये इतना कम क्यों चल रहे हैं ये हमें एक रीज़न पता करना ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी काफ़ी एनबीएफसीज हैं वो 20 के पी मल्टीपल में वर्क कर रहे हैं, बट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस क्यों यहाँ पर वर्क कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तब जाकर हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे, तब जाकर अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक हम चुन पाएंगे। और ये महंगे क्यों हैं ये भी पता करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी हाल फिलहाल में ये बहुत सस्ते हैं। और आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, आप देखो भैया 4.11 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है भैया, ट्रेड कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन एनबीएफसीज ना 2 के पी प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे वर्क कर रहे हैं। ये बहुत महंगे वर्क कर रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू इनकी बहुत महंगी है, पैसा लो डिजिटल की ये थोड़ी सी कमी लगी है। ग्रोथ बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, बट ये महंगे हैं, महंगे ज़्यादा है। वहीं अगर आप देखें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 1.74 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अपने बुक वैल्यू से 1.74 टाइम ही ऊपर चल रहा है। तो ये यहाँ पर ना बड़ी बात आ जाती है। मैं महंगे को और महंगा नहीं बेच सकता, मैं सस्ते को महंगा बेच सकता हूँ, लेकिन मुझे पता करना पड़ेगा कि महंगा महंगा क्यों है और सस्ता सस्ता क्यों। बस यही एक बड़ी बात है। बाकी ग्रोथ दोनों ही अच्छा दे रही हैं, लेकिन मार्केट के ऊपर भी है। अब मार्केट का पैसा जहाँ पर जाना चाहे वहाँ पर चला जाएगा, और जो महंगा है वो उसको सस्ता भी कर देगा मार्केट। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एफआईएस देखिए इस कंपनी के अंदर पैसा लो डिजिटल के अंदर आपका 20% था, थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन एफआईएस की पोजीशन बहुत अच्छी है इसके अंदर, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप देखोगे 20%, 15.66% हालांकि गिरी है, बट फिर भी 15% ये मायने रखता है। डीआईएस यहाँ पर देखिए 14.15% है, रिटेल इन्वेस्टर 21.34% है। और यहाँ पर एक नाम है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, उनके यहाँ पर जो है ना डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है इनके पास। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में आपका जेपी मॉर्गन और उनके पास स्टेक है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की। अगर आपको याद हो देख लीजिएगा, जहाँ तक मैं ठीक हूँ मैंने अभी चेक किया है, स्टेक है 2% के अराउंड। ये अपने आप में एक बड़ी बात आ जाती है। तो मेरे ख्याल से चाहे आप पैसा लो डिजिटल लो या फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लो, अब आप कह रहे हो कि ये ढूंढकर बताओ, ढूंढकर मैं बताऊंगा क्योंकि डिटेल निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो जल्दबाजी में मैं आपके सामने बता रहा हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखेंगे तो सही मायने में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का स्टॉक ज़्यादा बेहतर है पैसा लो डिजिटल के। ये आपको प्राइस वाइज दिख रहा होगा कि 61 रुपये का है, बट एक्चुअल में आप देखेंगे तो प्राइस वाइज कभी मत जाया करिए, ये देखा करिए कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है कई मायने में फंडामेंटली। और अभी अगर आप देखेंगे लास्ट पैसा लो डिजिटल में चल क्या रहा है, कुछ भी हो फंडामेंटल कितना भी महंगा हो, महंगा और महंगा हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे सितंबर 2023 से
यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन चालू है और ये ब्रेकआउट दिया था लमसम फरवरी 2024 में इस स्टॉक ने, और एक अच्छा खासा जंप देखा था और अभी हम जो है वो वापस उतरी हैं। ये जंप देखने को मिला था 50 रुपये से, हम 60 रुपये पर है, समझ रहे ना। वो हमने तेजी गवा दी ऑलमोस्ट। अभी जो लो लगे थे ना वो यहाँ पर ना उसी के अराउंड आ चुके थे, 50-55 के अराउंड आ चुके थे। तो हमने तेजी जो हमने देखी थी वो तेजी सब कुछ हाथ से निकल गई, हमारा पैसा गया। हम ट्रेंड लाइन के आसपास है, स्टॉक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। क्या ये ट्रेंड लाइन बचेगी? अगर बच गया तो ये स्टॉक घूम जाएगा। अदरवाइज आप ये समझिएगा कि यहाँ पर ना 72 से 73 रुपये, या कह सकते हैं आप 75 रुपये राउंड फिगर में, ये लेवल्स जब तक नहीं निकलेंगे तब तक यहाँ पर एक नई तेजी तो नहीं होने वाली है। आप ये बात समझिए, ये कहीं ना कहीं एक लगता है। और सबसे बड़ी तेजी तभी होगी जब ये 100 रुपये क्रॉस करेगा। लेकिन महंगा ऑलरेडी है, क्या ये और महंगा हो सकता है? ये सबसे बड़ी बात है। सबसे दिक्कत की बात तब होगी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच कर देगा और ये 50 रुपये का लेवल या 55 रुपये का जो लेवल है वो ब्रीच कर देगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। 75 रुपये क्रॉस कर जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर इसने 50-55 के लेवल तोड़ दिए तो ये हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि ऐसे में ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। और काफ़ी स्टॉक की ट्रेंड लाइन टूट रही है, वहाँ से 10-10, 20-20% का करेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। मैं काफ़ी स्टॉक कवर कर रहा हूँ, उसकी ट्रेंड लाइनें बहुत टूट रही हैं। तो ये अगर बच गया यहाँ पर तो ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर ना आप ये समझिएगा 20%, 25% का करेक्शन यहाँ पर जो है ना और गहरा जाएगा। हो सकेगा तो यहाँ पर जो है ना बहुत काइंडली वॉच करिएगा, तब जाकर नए लोग थोड़ा सा बच के रहिए। ऑलरेडी महंगा है, सिंपल सी बात है। बोनस हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, बच के रहिए। थोड़ा सा महंगा है, वाकई महंगा है, देखने में समझ में आ रहा है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आपको कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।